क्या नाम है? यश यादव है मेरा नाम। और जैसे कि आप लोग गारंटी की बात कर रहे हो, ये तो बहुत पहले से सिलसिला चल रहा है पॉलिटिक्स में कि हम एक गारंटी देंगे, किसानों की इनकम बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे। बट आज तक कोई नेता ने कोई काम करा है? लोग बोलते हैं कि हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है उसे कम कर देंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। बल्कि हमारा इंडिया उल्टा लो में जा रहा है, इन्फ्लेशन अपनी पीक पे, और लोगों की इनकम बढ़ाने की जगह ना बल्कि उल्टा कम हो रही है। अभी पॉवर्टी अपनी हाई लेवल पे जा रही है। अपनी जो ये था कंज्यूमर, आपने कहा कि इनकम कम हो रहा है, कौन से सेक्टर में इनकम कम हो रहा है? आप बताओ एग्रीकल्चर में कितनी बढ़ गई है और कितना? हमें बोलते हैं कि हमारा जो 18% जीडीपी है, हमारी एग्रीकल्चर जो है वो 18% कंट्रीब्यूट करता है। तो एक बात बताओ, 18% जीडीपी होने के बाद हमारी 70 से 74% जो लोग हैं वो अभी भी एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं। इतना बात बताओ उनको। पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम भी किसान ही हैं, गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले। जो गन्ना 250-150 में बिकता था वो 300 के प्लस बिक रहा है, 340 का भी प्लस है। जो गेहूँ धान आपका मान के चलिए 8 रुपये 10 रुपये 12 रुपये था, वो आज 18-20 रुपये के आसपास बिक रहा है। एक मिनट बात बताओ, जब से ये लिबरलाइजेशन वगैरह हुई है, इनके रेट अपने आप बढ़ने थे ही, पहली बात तो। दूसरी चीज़, एमएसपी लाया गया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, बट आज के टाइम पे क्या हो गया, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस हो गया है, इतना ज़्यादा। और दूसरी बात, जो एमएसपी का यूज़ जो हमारी जनता को जाना चाहिए, स्मॉल फार्मर्स को जाना चाहिए, वो नहीं पहुँच पा रहा है। जो एमएसपी का फ़ायदा उठा रहे हो सिर्फ बड़े किसान उठा रहे हैं, ना कि छोटे फार्मर। इन्होंने बोलता फार्म रिफॉर्म करेंगे, कहाँ फार्म रिफॉर्म हो गए? ये प्राइवेटाइजेशन को बल्कि और बढ़ावा दे रहे हैं। बोलते हैं कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड इन सब पे वो सब्सिडीज देंगे, बट इस बार का बजट आप ध्यान से देखेंगे, इंटीरियम बजट में इनको जो बजट अलॉट होना चाहिए वो रिड्यूस हो रहा है बढ़ने की जगह। एमजी नरेगा की बात करें, फंड रिलीज नहीं हो रहे हैं। उसमें इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होने के बाद भी उसमें भी इतने सारे लूप होल क्यों हैं? इनका सिस्टम में ऐसी क्या वो चीज़ें हैं जो कि पैसा सीधा किसानों तक या फिर किसी भी आम जनता तक नहीं जा पा रहा है? और ये सरकार, इस बात पे तो हम इसलिए एग्री नहीं होंगे। आप देखे ही होंगे, जब से जन धन योजना के तहत सभी के खाते खोले गए, मोदी जी का ही कहना है कि अब कोई भी पेमेंट अगर आता है तो डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, कोई भी योजना के तहत अगर पेमेंट किया जाए। जो पेपर पे दिखता है वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो एमएसपी भी है उसका इस्तेमाल जो स्मॉल एमएसपी पे तो डायरेक्ट सरकार कहती है कि हम सभी फसलों पे एमएसपी नहीं दे सकते, वो संभव नहीं है। जो 23 पे दे रहे हैं ना, 22+1 पे, एक पे शुगर केन पे एफआरपी दे रहे हैं ये लोग, जो बाकी 22 पे दे रहे हैं ना, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है वो कितने मार्जिनल फार्मर्स को पहुंच रहा है? जो ये एमएसपी क्यों लाया गया था? मैंने बोला ना जैसे कि मिनिमम सपोर्ट होना चाहिए, क्या मिनिमम है? बल्कि मैक्सिमम हो गया है। जो हमारी फूड पॉलिसी है उसमें है कि अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट होगी राइस और वीट की। क्या हो रहा है कि आज भी अपना जो बंदा है, अपना सामान है, वीट है, राइस है, वो क्यों नहीं बेच पा रहा है फूड अपनी एफसीआई को? मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा इसकी बात पे। मोदी जी ने गारंटी किया था कि महंगाई कम होगी, लेकिन उसके बाद 2019 के बाद भी लगातार पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ाए गए, तो इन्फ्लेशन का जो दर है वो बहुत बढ़ चुका है और आप जो एमआरपी दे रहे हैं वो कम है। तो डायरेक्ट कह जाता कि कोरोना के बाद से समस्याएं हुई, यूक्रेन और जो है यूरोप के रसिया के जो है झगड़ों की वजह से इन सब चीज़ों में लेकिन आया। अगर इंटरनेशनल बात की जाए, मतलब नहीं, जो इंटरनेशनल से आयात निर्यात होता है, इन सब चीज़ों पर असर पड़ा है। इन लोगों असर पड़ा है कि रशिया ने हमारे जो करेंसी है आईएनआर में हमको गैस दिया इन 2 सालों में, मना भी कर दिया। तो अभी मना किया ना उन 2 सालों में, लेकिन जो हम कंज्यूमर हैं उन पे तो डायरेक्ट छूट नहीं दिया गया। जो बचा पैसा, बात वो फिर नहीं, अगर रुपए में उन्होंने सामान दिया तो पैसे तो उतने ही जा रहे भाई। बैरल जो था ना, पैसे जाने थे जो रशिया के साथ, और जो आप खरीद फरोख्त करते थे डॉलर में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, मेरी बात तो सुनो, मैं बताता हूँ। पहली चीज़ है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ था रशिया ने वॉर के चलते हुए ना, जो ये आईएनआर में इन्होंने बोला कि रुपीस एक्सचेंज होगा, तो जो ये हमारा पहले पैसे लग रहे थे ना, हमारे जो फॉरेन वो है एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो हमारा मेंटेन रहा, मतलब डॉलर हम ना वहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे, और इससे हमारी जो फॉरेन करेंसी है उसे प्रमोट मिला है। दूसरी चीज़, हमारा जो अभी पेट्रोलियम और डीजल का जो रिफाइंड ऑयल है उसका प्राइस बहुत डिस्काउंटेड रेट पर रशिया ने हमें प्रोवाइड करा है एज कम्पेयर टू, हाँ स्टिल 55 बैरल के हिसाब से हमें ऑयल मिला है, इंडिया ने प्रोक्योर करा है। इतना महंगा तेल मिल रहा है हमें। तो हमारा इस बात पे तो बीजेपी कहती है कि जहाँ पर बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पर राज्य सरकारों ने भी
छूट दिया है, साथ साथ में कह रहे हैं केंद्र के माध्यम से भी छूट दिया गया, लगभग 8-9 रुपये के आसपास छूट दिया गया था। ये जो आप बोलोगे इसके हिसाब से तो फिर जो हरियाणा है, यूपी है, यहाँ पर सबसे कम होने रहे। फिर छत्तीसगढ़, जहाँ पर अभी की बात नहीं कर रहा मैं, थोड़े दिन पहले की बात करूँ, जहाँ पर अपोजिशन सरकार थी राजस्थान की, वहाँ पर ऑयल का प्राइस राजस्थान और हरियाणा और यूपी से कम था। ऐसा क्यों? बीजेपी गारंटी। इस समय दिल्ली में कितना है पेट्रोल का? पेट्रोल का एग्जैक्ट मेरे को नहीं, 96 है, 96 पर लीटर चल रहा है जो। हाँ 96.40। और यूपी में कितना है अभी? यूपी का मेरे को नहीं पता अभी करंट। एग्जैक्ट 97। और गैस में भी गैस में भी इंक्रीजमेंट आई है। बीजेपी ने कहा था कि गैस में कम होगा, लेकिन बढ़ते जा रहा है। 1900 950 बढ़ते जा रहा है। मेन है गैस, एक सेकंड, मेन है गैस और पेट्रोलियम, दोनों पे एक लिमिट, एक मिनिमम प्राइस होनी चाहिए, लेकिन ये बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा। बीजेपी ने अभी रिसेंट बोला गया है बीजेपी में कि राजस्थान में जहाँ सरकार रहेंगे वहाँ पे गैस का प्राइस कम होगा, पेट्रोल का प्राइस कम होगा। यूपी में ऐसा क्यों है? मतलब ये स्टेट वाइज क्यों ऐसा प्राइस बार बार ला रहा है? क्योंकि ये सेंट्रल। मेरा मानना है कि सरकार ने बहुत सारे मुद्दों पे काम अच्छा किया है, तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, मिलना चाहिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी सरकार ने डेवलप किया, लेकिन हमें उन मुद्दों पे बात करना ज़रूरी है जो देश के मुद्दे हैं, जो आम लोगों के मुद्दे हैं। जो महंगाई बढ़ी उस पर बात, जो बेरोज़गारी बढ़ी, इतना बेरोज़गारी, युवाओं में 70% बेरोज़गारी है, उस पर बात क्यों नहीं होता? जो परीक्षाओं में जो इतनी धांधलेबाजी चल रही, उस पर बात क्यों नहीं होता? इन मुद्दों पे हमारा मीडिया शांत क्यों है, खामोश क्यों है? आपने जैसे बेरोजगारी की बात की, बेरोजगारी के बाद विपक्ष भी कर रहा है, अच्छी बात है, महंगाई की बात किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ में अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष ये भी कहता है कि भाई जिसके पास स्किल है, कंपटीशन को क्लियर करता है, उसके पास बिजनेस है, रोजगार है। स्किल इंडिया के तहत, MSME के तहत और तमाम योजनाओं के तहत लोग काम कर रहे हैं। सर एक्चुअली क्या होता है ना, जो हमारी पार्टी है बेरोजगारी का भी वो युवाओं पे मर देती है। ऐसा नहीं है, आप युवाओं को स्किल्स सिखाओ, रोजगार दो, उनको बढ़ाओ, तब ना वो नौकरी के काबिल बनेंगे। हमारे युवाओं को अभी सपोर्ट का ज़रूरत है, जो कि हो नहीं रहा है। अभी हमें सरकार को और काम करने की बहुत ज़रूरत है। जो मुझे लगता है ना कि जो सरकार का मेन काम होना चाहिए वो एजुकेशन, और जैसे आपने बोला कि जिसके पास स्किल है वो काम करेगा, तो स्किल प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही है सरकार? मेरा सिंपल से मानना, स्किल आपके पास होगा। मैं बताता हूँ, अगर हम एग्जांपल ले, जितनी बड़ी कंट्रीज है जो अभी डेवलप्ड हैं, उन्होंने अपनी जो सबसे मेन काम करा है वो 3 चीज़ों पे करा है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा एजुकेशन और तीसरा हेल्थ। अगर आपको कुछ प्रोवाइड करना है फ्री में तो ये 3 चीज़ प्रोवाइड करो, जो मेरे हिसाब से हम सबकी ज़रूरत है। अगर हमारे पास स्किल होगी, एजुकेशन होगी और हेल्थ होगी, हम अपनी नौकरी खुद पा सकते हैं, हम खुद का सेटअप कर लेते हैं। पर ये सरकार कहाँ प्रोवाइड करिए? हमारे पास जब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होंगी तो हम कैसे स्किल डेवलप करेंगे? एक बात बताओ, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे पास स्टिल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। जो बंदा दूर दराज नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है या और कहीं रह रहा है, उनके पास कौन सी ऐसी अभी भी स्किल डेवलप कराने के लिए सरकार काम कर रही है? मेरे ख्याल से सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं करा। दूसरी चीज़, इस सरकार गारंटी की बात करिए, गारंटी के नाम पे सिर्फ प्राइवेटाइजेशन हुआ है। अब प्राइवेटाइजेशन में भी सिर्फ 1-2 कंपनीज है जिनका मैं खुल के नाम लेना चाहूँगा, अडानी होगी और बाकी 1-8 कंपनीज होगी, उनका फायदा हुआ है। इन्होंने जो एयरपोर्ट्स थे उसे कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइज नाम के कॉन्ट्रैक्ट। और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बिल्कुल खारिज कर दिया गया। तो ये जो सरकार थी उनका नेक्सस था, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स थे, उनको वो सपोर्ट करती थी, और मैं मानता हूँ हर पार्टी के पास ऐसा सपोर्ट रहता है। लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको फंडिंग मिलती थी, उसके बारे में क्यों नहीं बात होती? इलेक्शन कमीशन का रूल है कि कोई भी इलेक्शन में, चाहे वो MP का इलेक्शन हो, MLA का इलेक्शन हो, 97 लाख MP का इलेक्शन पे खर्च कर सकते हैं या 40-45 MLA का इलेक्शन पे खर्च होना चाहिए। लेकिन लोग, जो बड़ी पार्टियां, उनके कैंडिडेट इतने पैसे खर्च कर सकते हैं क्योंकि उनको बैकिंग है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनको बैक करते हैं। तो आम जनता, अगर मैं और आप में से कोई खड़ा होकर चुनाव लड़ना चाहो तो क्या हम उन बड़े पार्टियों से लड़ सकते हैं? तो ये क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोटना नहीं हुआ? आप बताओ, क्या मैं और आप चुनाव जाके लड़के जीत सकते हैं?
क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो इंस्टीट्यूशनल खराबी है ना, जो फाउंडेशन लेड करी गई, जो कांग्रेस के लोगों ने जो गलत फाउंडेशन ले करी भारत की, ये तो उसकी तकलीफ है, उसी वजह से ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि 2014 से जो लोग जितने भी एमएलए और एमपी कैंडिडेट हैं सब तब से पैसा खर्च करने लगे हैं। उससे पहले जितने भी कांग्रेस के एमएलए एमपी हुआ करते थे पूरे देश भर में, वो भी खर्च करते थे। जहाँ तक बात वो हो रही, इलेक्शन कमीशन कहाँ है जो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं? उनको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, उनके घर पे रेड पड़ रही है। आप जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, इलेक्शन कमीशन, उनको ईडी को अच्छे से काम करने दो।